हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर रिचा। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य साइंस। आज जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। देखिए, हमको पता है कि हम इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशंस तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, उसमें और इन्फॉर्मेशन कैसे डालें। तो पहला अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए, ये आयरन है। आयरन में हमने क्या एस लिख दिया। एस का मतलब क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में आयरन, है ना। प्लस वाटर, वाटर में हमने क्या लिख दिया? जी, मीन्स गैसियस फॉर्म में है वाटर। क्या बनता है? Fe3O4, यानी कि क्या बनेगा? ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा आयरन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में बनेगा। तो इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने इसके आगे सॉलिड गैस ऐसे हमने लिख दिया है। और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन गैस है, गैसियस फॉर्म में है। ये जो है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन को आगे बढ़ाने के काम में यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो एज ए कैटलिस्ट हम वर्क करवाते हैं तो क्या बनता है? CH3OH लिक्विड फॉर्म में, है ना। यानी कि मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल, ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। इस इक्वेशन में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्वस। एक्वस मैंने बताया था कि पानी में मिली हुई कोई भी चीज को हम एक्वस बोलेंगे। प्लस वाटर, लिक्विड फॉर्म में है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बन रहा है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो कि एक्वस फॉर्म में है वो भी, प्लस वाटर। यानी कि ये जो आपकी रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो ये सब जो है, इसमें हमने जैसे जो एरो के ऊपर जो हम चीजें लिखते हैं, इसका मतलब ये एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाने में वर्क करते हैं। और ये इसके आगे जो हम लिखते हैं, ये हम बताते हैं कि आयरन सॉलिड फॉर्म में है, तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ये सब इन्फॉर्मेशन हम इसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो इसको बोलते हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इनके हम फिजिकल स्टेट्स बता रहे हैं कि ये गैसियस फॉर्म में है, कि सॉलिड फॉर्म में है, कि लिक्विड फॉर्म में है। इस तरीके से जो इक्वेशन है वो इन्फॉर्मेटिव हो जाते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, सब कुछ आपको लर्न करना है। ये सब एनसीईआरटी की बुक में है, तो एनसीईआरटी कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। आज मैं बताने जा रही हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखिए, ये रिएक्शंस जो है, ये जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि कोई नॉर्मली इसमें ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये पूरी जो है एनसीईआरटी कवर करती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विक लाइन, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? लाइन। जब हमने इसको पानी के साथ मिलाया, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेट लाइन, ठीक है, एक्वस में, यानी कि पानी में मिला हुआ। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है सूखा चूना होता है, इसको हम क्विक लाइन और लाइन भी बोलते हैं। जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, इसको हम बोलते हैं स्लेट लाइन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पानी में मिला हुआ चूना, ठीक है। अब पानी में मिला हुआ चूना तो पहले व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, जब आप दीवारों पे यूज करते हैं तो, है ना। तो स्लेट लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। व्हाइट वॉशिंग में काम आता है वॉल्स के लिए। तो ये जो आपका गीला चूना है, इसको हम क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बना, यानी कि स्लेट लाइन जो हमारा बना, ये जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। पर ये कब बनता है? 2 से 3 दिन के अंदर बनता है। जब पूरा जो वॉल जो है जब सूख जाती है तो क्या बन जाता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी टेक्सचर देता है फिर ये वॉल को, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और प्लस वाटर निकलता है। तो याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है, इसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपको ये रिएक्शन जब याद रहेगी तो आप इजिली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। फिर आती है बात बर्निंग ऑफ कोल। कोल की जहां बात आएगी, हम कार्बन लिख देंगे, कार्बन, बिकॉज कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कोल को जो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ऐसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। वाटर कैसे फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के साथ। तो जब हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस को जब हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बना? वाटर, यानी कि H2O लिक्विड फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब बाहर निकलना, किस चीज का बाहर निकलना? हीट का बाहर निकलना। तो रिएक्शंस इन विच, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के साथ, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस आप हमेशा याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है।
उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना, ये हमारा मीथेन गैस के बारे में बात हो रही है। तो मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन गैस क्या बनाती है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है, और हीट रिलीज होती है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल इसका है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, बेसिकली हम जो भी चीजें खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में क्या चीज लेते हैं, राइस लेते हैं, पोटैटो लेते हैं, देन ब्रेड लेते हैं, ये जो चीजें होती हैं क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में हम लेते हैं, और हमारे अंदर, हमारे माउथ के अंदर स्लैबरी माइलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी बॉडी में सारे सेल्स में जाता है और क्या बनाता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो हमें अगर खाना नहीं खाएं 3-4 दिन तो क्या हो जाएगा, हम वीकनेस रहेगी, तो क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। और वही अगर हम ग्लूकोज ले रहे हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म में जा रहा है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमको। तो समझ में आई बात। तो रेस्पिरेशन जो है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो रिएक्शन है क्या, कौन सी रिएक्शन कहलाई, ये रिएक्शन कहलाई रेस्पिरेशन की रिएक्शन। यानी कि रेस्पिरेशन में अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि रेस्पिरेशन रिएक्शन कौन सी है, तो वो ये वाली रिएक्शन है। क्लियर। तो अभी तक हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन कौन सी पढ़ ली है, एक तो हमने बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पढ़ा फर्स्ट, सेकेंड है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन। थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। मींस क्या होता है कि हमने कंपोस्ट पे गड्ढा अगर हम खोद दे, उसमें हम क्या करें, उसमें हमने वेजिटेबल जो होते हैं उसके जो लेफ्टओवर्स होते हैं अगर हम उसमें डाल दिए कंपोस्ट पिट में, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है अगर हम उसको डाल देंगे कंपोस्ट पिट में, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे सॉइल के साथ मिलकर वो किस फॉर्म में आपको दिखेगा, मैन्योर बन जाएगा। कौन बनाता है मैन्योर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं और क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज कर देते हैं तो वो भी क्या एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हम क्या समझते हैं कि जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो क्या होता है कि पानी जो प्रोड्यूस करेगा 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए ऑक्सीजन गैस जो है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है प्रोड्यूस करेगा। वी कंक्लूड दैट तो इससे हमें क्या चीज निकल के आई कि द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो रेशियो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या होता है 2:1 बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम क्या होता है 2:1 और बाय मास क्या होता है, बाय मास होता है 1:8। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 ही लिखेंगे ना यहाँ, तो 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का मास, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का हो जाता है कितना 16। तो जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1:8 के रेशियो में हमारा पानी जो है बाय मास जो है निकलता है, और बाय वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 2:1 जो है वॉल्यूम के हिसाब से निकलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन किसी मेटल के ऊपर कोई डिफरेंट कलर की लेयर फॉर्मेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं कि मेटल कोरोड कर गया। मींस उसके ऊपर कैसे होता है ये प्रोसेस होती कैसे है, कोरोजन इज अ प्रोसेस, एक वो प्रोसेस है जो मेटल्स होते हैं वो एयर, मॉइस्चर और केमिकल के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, उनके सरफेस पे एक अजीब तरीके की एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जो आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है वो सबसे ज्यादा कॉमन कोरोजन का प्रोसेस है। तो हम एग्जाम्पल इसलिए रस्टिंग का उठाते हैं क्योंकि रस्टिंग जो है आयरन के ऊपर बहुत जल्दी हो जाती है अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रीस कर दें उस पर, या हम उसको ऑयलिंग कर दें, या फिर पेंट से उसको पूरा कोट कर दें, तो जो आपका आयरन मेटल है वो कोरोड नहीं होगा। तो रस्टिंग जो है उसका देखिए यहाँ मैंने आपको रिएक्शन में दिखाई है कि आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, ये Fe2O3 into XH2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने उसके साथ ऐड हो जाते हैं, इसमें X का मतलब कितने भी हो सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ ऐड, और ये फॉर्मेशन किसका होता है, रस्टिंग का। तो रस्ट जो है किस कलर की हो जाती है, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस डेवलप हो जाता है आयरन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो दूसरा है आपका ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर के ऊपर भी कुछ टाइम के बाद ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, वो भी कोरोजन का एक प्रोसेस है।
अब थर्ड है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर ये बहुत कॉमन है, अगर आपने देखा हो पूजा पाठ के जो बर्तन होते हैं तांबे के, तो उसको अगर हम धो के बाहर रख दें तो पानी तो उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है, एयर के कांटेक्ट में भी वो आ जाएगा, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर डेवलप हो जाएगी, तो वो भी कोरोजन ही है। तो याद रखिएगा कोरोजन जो है वो जो मेटल्स एयर, मॉइस्चर या केमिकल यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है, वो कोरोड कर जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी, और ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है कि जब जो भी खाने वाली चीजें होती हैं उनके फैट्स या ऑयल्स, यानी कि खाने के जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाते हैं तो कैसे स्मेल देते हैं, रेंसिड स्मेल देते हैं, फाउल स्मेल देते हैं, है ना। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो when fats and oils are oxidized, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, they become rancid, यानी कि इनकी स्मेल कैसे हो जाती है, फाउल स्मेल हो जाती है, and their smell and taste change, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि खाना खराब हो चुका है। This process is known as rancidity। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए, इससे बचने के लिए क्या किया जाए, हमें उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखनी चाहिए चीजें, जैसे चिप्स हुए आपके तो आप एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, बिस्किट्स को आप क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। आपने देखा होगा जो चिप्स आते हैं मार्केट में वो थोड़े से भरे हुए होते हैं, आप देखते हैं फूले हुए होते हैं, क्यों फूले हुए होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस जो है प्रिवेंट करती है उसको खराब होने से, बचाती है चिप्स को या किसी भी चीज को खराब होने से। तो स्टूडेंट्स आज हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, अगर आपको कोई क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा, जो छोटी छोटी चीजें थी वो मैंने इस लेक्चर में पूरी कवर कर दी है, जो हमारी बुक एनसीईआरटी बुक की छोटी छोटी चीजें जो बच गई थी वो मैंने इसमें कवर कर दी है। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब मैंने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ मैं आपको। तो जो भी आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेंगे, इसके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है।